हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 2019 के पेपर के अंदर जितने भी इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट आए हैं बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और साथ में मैं बता दूं ये जो कंटेंट है हमारा ये प्रीमियम कंटेंट है। हमारा समाधान 3.0 कोर्स के अंदर जो इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस होती है वहां पे हम डिस्कस करते हैं। सो दिस इज नॉट अ फ्री कंटेंट, इट्स अ प्रीमियम कंटेंट आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया जा रहा है, तो इसको ध्यान से सुनना। कहीं पे भी आपको इस तरह से नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर पेपर 2 में आपको इस तरह से कोई पढ़ाता हो सी पेप के लिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बताना कि ये टीचर है ऐसे ऐसे पढ़ा रहा है या फिर ये इंस्टीट्यूट है इस हिसाब से पेपर 2 की इतनी अच्छी तैयारी करा रहे हैं, तो मुझे भी पता लगे कि सच में कोई आपके लिए इतना क्वालिटी कंटेंट कोई लेके आ रहा है। सो लेट्स बिगिन। 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे आज। पहली स्टेटमेंट है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर करेक्टिंग द ग्रामेटिकल एरर इन ईच। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट इट। ध्यान से देखना है इसके अंदर दो क्लोज है। पहली क्लोज ये देखोगे आप, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है क्योंकि इसके साथ व्हेन कंजंक्शन जुड़ा हुआ है। व्हेन क्या है? कंजंक्शन ऑफ टाइम। तो ये पूरी टाइम क्लोज होगी जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी बोलते हैं। इसके साथ ये है मेन क्लोज। ठीक है, जब कंजंक्शन ऑफ टाइम इसमें आप देखोगे और इसके साथ आपने जो एक्शन लिखा है उस एक्शन से पहले कोई पहला एक्शन हो रहा होता है तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर वो लिखना पड़ता है। ध्यान से देखना, ये कंजंक्शन ऑफ टाइम देखो व्हेन, इसके साथ एक एक्शन लिखा हुआ है आई रीच द स्टेशन। जब मैं उस स्टेशन पे पहुंचा द ट्रेन लेफ्ट इट। ट्रेन लेफ्ट इट मतलब ट्रेन वहां से जा चुकी थी। इसका मतलब है जो ट्रेन वाला एक्शन था ये पहले हो चुका था इस वाले एक्शन से। तो आपको पता है जब भी कभी पास्ट में एक एक्शन अगर आप देखोगे दिस इज पास्ट जब वो वहां पे पहुंचा। समझिए इसको ध्यान से, ये टाइमलाइन है। दिस इज अ टाइमलाइन, ये टाइमलाइन है और सपोज कीजिए टाइमलाइन पे पास्ट है और इससे पहले है प्रेजेंट। लेकिन पास्ट पे कोई ऐसा एक्शन है जैसे ये वाला एक्शन है व्हेन आई रीच द स्टेशन, तो व्हेन ही रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। राइट, ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन, तो यहाँ पे पास्ट ऑफ द पास्ट होगा। तो पास्ट ऑफ द पास्ट, जब भी आप पास्ट से और पास्ट की तरफ जाएंगे तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना पड़ेगा। सो व्हाट वुड बी योर आंसर? दिस व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट इट। नेक्स्ट देखते हैं, कोलकाता इज एट द बैंक ऑफ द रिवर हुगली। देखिए कोलकाता एक सिटी है, ओके नो डाउट। तो वहां पे कोलकाता आपका यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इज आपकी लिंकिंग वर्ब होगी। एट प्रपोजिशन हो गया। द उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ क्या होगी? दोबारा से प्रपोजिशन होगी। द डिटर्मिनर हो गया। रिवर वहां पे लिखा हुआ है, ये आपका नाउन हो गया। और हुगली यहाँ पे लिखा हुआ है, रिवर हुगली। ओके, लेकिन इसमें आप देखोगे क्या चीज इसमें गलत है। अगर यहाँ पे आप देखोगे ऑन की गलती है। कई बार क्या होता है एट की जगह ऑन यूज किया जाता है और ऑन की जगह एट यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑन वाले मीनिंग की जरूरत है। तो यहाँ पे प्रपोजिशन का क्या है? फॉल्ट है। वहां पे आप देखोगे कोलकाता इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली होगा, एट नहीं होगा। एट किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए होता है, लेकिन ये इन जनरल बोला जा रहा है कि कोलकाता जो शहर है वो रिवर हुगली के अक्रॉस, ठीक है, अलोंग द रिवर हुगली वो बसा हुआ है, या फिर हुगली रिवर उसके अंदर से भी पास करती है। तो वहां पे आपको ऑन प्रपोजिशन लेनी होगी, यहाँ पे लोकेशन की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो ऑन इज मोर अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। सो योर आंसर वुड बी कोलकाता इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली। नेक्स्ट इज शी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑथर इन द जेनरे। यहाँ पे आप देखोगे शी हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज दोबारा से लिंकिंग वर्ब है। उसके बाद वन क्या है हमारा? वन एक यूनिवर्सल क्या है? यूनिवर्सल प्रोनाउन है। ओके, वन इज ए यूनिवर्सल प्रोनाउन। उसके बाद ऑफ हमने किस लिए यूज किया है? ये फ्रैक्शन को दिखाएगा, वैसे ऑफ प्रेपोजिशन है। उसके बाद आप देखोगे द बेस्ट ऑथर, ये द बेस्ट ऑथर जो है, और ये वाली फ्रैक्शन, ये वाला आप जो फ्रेज देखते हो आप कभी भी वन ऑफ मैनी, ठीक है, वन ऑफ मैनी, ये टोटल होता है हमेशा। टोटल का कुछ पार्ट होता है ऑफ से लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे अब आप देखोगे टोटल होगा वो प्लूरल होगा, तभी तो उसका पार्ट बना सकते हो। तो ये जो टोटल है सिंगुलर है, द बेस्ट ऑथर, इट शुड बी द बेस्ट ऑथर्स, तभी उसका फ्रैक्शन हमें दिख सकता है। शी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑथर्स इन द जेनरे। तो यहाँ पे आपको करना होगा चेंज, ऑथर्स लिखना होगा ऑथर की जगह। सिंपल रूल है, बहुत ज्यादा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। तो एक और कंसेप्ट सीखते हैं। नेक्स्ट इज विल यू रिटर्न बैक द बुक आई लेंट यू। सुपरफ्लुअस है, रिटर्न और बैक दोनों का एक ही मीनिंग होता है, और सेम मीनिंग वाले जो वर्ड हैं आप इकट्ठे नहीं यूज करते हो। तो आपको या तो नहीं, एक ही ऑप्शन आपके पास, आपको बैक जो है वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा। और सिंपल आपका जो आंसर आएगा वो आएगा विल यू रिटर्न द बुक आई लेंट
टू यू, राइट, क्वेश्चन मार्क आप ड्रॉप नहीं करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एट वन टाइम वर हाउसेस वेयर द लार्ज फैक्ट्री नाउ स्टैंड्स। ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग है। अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है क्योंकि इसमें कुछ सीखने को आपको मिलेगा, कुछ सीखने को आपको मिलेगा। कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। कॉन्सेप्ट क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था 2022 वाला जो मैंने सबसे पहले इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो मैंने आपके सामने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उसके अंदर मैंने मेंशन किया था वर्ब कैन नॉट बी रिटन विदाउट एनी सब्जेक्ट बट अ सब्जेक्ट कैन बी रिटन विदाउट एनी वर्ब, राइट। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो ये क्या है? एट वन टाइम, ये एक फ्रेज है, ठीक है, इट्स अ फ्रेज, हो गया। उसके बाद वर है क्या? एक आपकी, ये आपकी वर होगी वर्ब। हाउस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। वेयर क्या हो गया आपका? कंजंक्शन, ठीक है, वेयर हो गया आपका कंजंक्शन। उसके बाद एक क्लोज लिखी हुई है, ये आपकी होगी सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। तो ये पूरी आपकी वर से वेयर से लेके द लार्ज फैक्ट्री नाउ स्टैंड्स, इट्स अ सबऑर्डिनेट क्लोज। ओके, लेकिन इसमें एक चीज क्या है? गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है बता दूं आपको, ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट कहाँ है? इसका सब्जेक्ट है ही नहीं। ये जो सिर्फ फ्रेज है ये एक एज एन एडवर्ब का काम करेगी, लेकिन ये एक फ्रेज है, एडवर्ब कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। और इसमें जो वर्ब है, वर्ब यूज हुई है, इसका सब्जेक्ट हमें इसमें लिखने की जरूरत है। तो आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पे कोई आप इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लिखोगे, जैसे इसके अंदर लिखा गया है एट वन टाइम देयर वर हाउसेस। अब देयर क्यों यूज किया हमने, इट क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि देयर आप देखोगे देयर का कोई नंबर नहीं होता। देयर किसके हिसाब से यूज होता है? वर्ब के बाद जो भी ऑब्जेक्ट लिखा होता है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उस हिसाब से हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। देयर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि हाउसेस जो है प्लूरल है, यहाँ पे हमने इसलिए देयर लिखा है, समझे। वर्ब के बाद जो भी ऑब्जेक्ट लिखे होंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ वाला सब्जेक्ट का नंबर डिफाइन करना है, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पे देयर का यूज किया है। समझ में आएगा? कंसेप्ट था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। बिना किसी वर्ब के आप बिना किसी सब्जेक्ट के आप वर्ब नहीं लिख सकते, लेकिन बिना किसी वर्ब के आप सब्जेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, यू शुड रीड फ्रॉम पेज नंबर 13 एंड 14। इंटरेस्टिंग है और आसान है। आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है, इट्स एन कॉन्सेप्ट ऑफ योर आर्टिकल। आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो, पेज नंबर 13 एंड 17 एक किताब में पेज नंबर 13 और 17 एक ही होगा, दो पेज नंबर 17 और 13 नहीं होंगे, क्योंकि ये आप देखोगे स्पेसिफिक पेज नंबर है। जब भी कोई स्पेसिफिक पेज नंबर होता है उसके लिए आपको आर्टिकल यूज करना पड़ता है द का। तो यहाँ पे आप देखोगे यू शुड रीड फ्रॉम द पेज नंबर 13 एंड 17, समझे, क्योंकि एक किताब के अंदर एक ही पेज नंबर होता है और वो डिफाइंड होता है, स्पेसिफिक होता है। पेज नंबर 2 के आपको 2 पेज नहीं मिलेंगे, समझे, तो डिफाइंड है, इसलिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे? द आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग बट वी वॉकड इन द स्ट्रीट। कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट है, किसका कॉन्सेप्ट है? लिखते रहिएगा, कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट है, इट्स अ कंसेप्ट ऑफ योर कंजंक्शन। कैसे बताता हूँ, सेंटेंस को पढ़िए, लेफ्ट टू राइट एनालाइज कीजिए। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग बट वी वॉकड इन द स्ट्रीट, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग बट वी वॉकड इन द स्ट्रीट। देखिए कंजंक्शन काम क्या करता है, सबसे पहले आप देखिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे पास लिखने का समय नहीं है, क्योंकि ये जो अगर मैं आपको लिखने के लिए स्पेस की भी ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा और टाइम की भी ज़रूरत होती है, तो इतना ज़्यादा टाइम इसके अंदर यूट्यूब के अंदर आप नहीं लगा सकते। वो सेपरेट लेक्चर्स होते हैं जिसमें हम कुछ क्वालिटी स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे सभी पढ़ने वाले नहीं होते, उनको इंस्टेंट कुछ ना कुछ देखने को चाहिए होता है। तो उस हिसाब से हम ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो और शॉर्ट कोर्स आप बोल सकते हो हम ग्रामर का आपके साथ कर रहे हैं। लेकिन सच में जो जेन्युइन कैंडिडेट होते हैं जिनको इस एग्जाम को क्लियर करना होता है वो फिर हमसे बाद में जुड़ते हैं, उनके साथ हम लंबे सेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस कॉन्सेप्ट को मैं फटाफट आपको बता दूं, कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट है। कंजंक्शन क्या काम करता है? दो क्लोज को क्या करता है? जोड़ता है, ठीक है। कंजंक्शन क्या काम करेगा? दो क्लोज को जोड़ेगा, क्लोज नंबर 1 और क्लोज नंबर 2। तो दो क्लोज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन की जरूरत होती है। इसमें आप देखिए कंजंक्शन कहाँ पे है, एक तो ऑल्दो यूज हुआ है, दिस इज अ कंजंक्शन नंबर 1। बट भी एक कंजंक्शन होता है, दोनों कॉन्ट्राडिक्शन के लिए होते हैं। दो कंजंक्शन यूज हुए हैं और दो क्लोज है इसके अंदर, ऐसा नहीं होता। दो कंजंक्शन यूज हो रहे तो 3 क्लोज होनी चाहिए, तो यहाँ पे एक कंजंक्शन एक्स्ट्रा है। और ऑल्दो और बट सिमिलर मीनिंग होता है इनका, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें से आपको एक ड्रॉप करना होगा,
इसमें से आप एक ड्रॉप कर सकते हो, और मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ आपको लेफ्ट मोस्ट करेक्शन करनी चाहिए। आप इसको क्या कर सकते हो, लेफ्ट मोस्ट करेक्शन के अंडर आप या तो ऑल्दो को ड्रॉप कर दो, इट वॉज रेनिंग बट वी वॉकड इन द स्ट्रीट, इट विल कन्वे द सेम मीनिंग। और अगर आप राइट मोस्ट करेक्शन करना चाहते हो, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वॉकड इन द स्ट्रीट, इट विल ऑल्सो मेक द सेम मीनिंग, इट विल ऑल्सो मेक्स द सेम मीनिंग और गिव द सेम मीनिंग। तो ये इसके अंदर आप देखोगे चीजें। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो हम यहाँ पे देखें ऑल्दो और बट में से एक चीज को ड्रॉप करना पड़ेगा। और लेफ्ट मोस्ट करेक्शन करनी है तो ऑल्दो को ड्रॉप कर दो, राइट मोस्ट करेक्शन करनी है तो बट को ड्रॉप कर सकते हो, मीनिंग सेम रहेगा। जैसे हम देखें ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वॉकड इन द स्ट्रीट, या फिर आप लिखोगे इट वॉज रेनिंग बट वी वॉकड इन द स्ट्रीट, राइट, तो सेम मीनिंग कन्वे होगा, दोनों आप लिख सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, रवीज मैंगो इज मोर स्वीटर देन रानी। किसका कंसेप्ट है, एडवर्ब का कंसेप्ट है, ठीक है। एडवर्ब आप लिख सकते हो, कंपैरिजन हो रहा है इसके बीच में, सो इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ योर एडवर्ब और एडजेक्टिव, इसमें से आप लिखोगे। तो इसमें जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है वो गलत है। यहाँ पे आप देखोगे कंपैरिजन करने के लिए आप कौन सी कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हो, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर सकते हो। एडजेक्टिव का यूज करके कंपेयर करना है तो एडजेक्टिव के बाद आप क्या लगाते हो, ER, ठीक है। लेकिन एडजेक्टिव अगर आपने पॉजिटिव डिग्री का लिखा है तो उसको कंपैरिजन में यूज करने के लिए एडजेक्टिव से पहले आप मोर लगा दोगे। इस स्टेटमेंट में देखो रवि इज मैंगो, यहाँ पे पोजेशन दिखाया गया है अपोस्ट्रोफी एस लगा के रवि के साथ, रवि इज मैंगो, वो मैंगो रवि का है, सो दिस इज फॉर पोजेशन, ठीक है। जिसको नहीं पता ये चीजें किस लिए होती है मैं बता रहा हूँ। तो रवि सब्जेक्ट है, रवि का पोजेशन मैंगो हो गया, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब होगी, लिंकिंग वर्ब के बाद एक एडजेक्टिव लिखा हुआ है स्वीट, ठीक है। स्वीट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव किसको डिफाइन करता है, आपके सब्जेक्ट को। तो ये जो स्वीट है ये किसको डिफाइन करेगा, मैंगो को, ठीक है। क्योंकि लिंकिंग वर्ब जो होती है, लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव आपको पता है क्या काम करता है, बता दिया मैंने आपको। लेकिन ये एडजेक्टिव जो है कंपैरेटिव डिग्री के अंदर लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद जब भी आप कंपैरिजन करते हो, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होगा अगर आप कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हो तो दो ही चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। और हमेशा आपको देन कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि देन जो है कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन है, देन नहीं लिखोगे तब भी गलत हो जाएगा, तो देन यहाँ पे लिखना है। उसके बाद रानीज, अगर यहाँ पे खाली रानी लिखा होता तब भी गलत होगा, अगर यहाँ पे सिर्फ रानी लिखा होता तब भी ये गलत होता, क्योंकि रानी से कंपैरिजन आप मैंगो का नहीं कर सकते। कंपैरिजन किसके बीच में होगा, मैंगो ऑफ रवि एंड मैंगो ऑफ रानी, तो रानीज मैंगो, तो अपोस्ट्रोफी एस जो लगा है इसका अंडरस्टूड मीनिंग है रानी का जो पोजेशन होगा, रानी के जो पोजेशन होगा वो है मैंगो, रानी के मैंगो से रवि का मैंगो जो है ज़्यादा स्वीट है। अब ये तो इसका मीनिंग है, गड़बड़ कहाँ है, आप यहाँ पे दो कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हो जो कि गलत है। या तो आपको मोर ड्रॉप करना पड़ेगा, रवीज मैंगो इज स्वीटर देन रानी, या फिर अगर आप मोर का यूज करना चाहते हो तो इस एडजेक्टिव को जो आपने कंपैरेटिव डिग्री के अंदर यूज किया गया है इसको पॉजिटिव डिग्री में लिखोगे, रवीज मैंगो इज मोर स्वीट देन रानीज, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको कनेक्ट कर सकते हो। आई होप मैंने आपको अच्छे से बताया है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज यू कैनॉट बाय ऑल वट यू लाइक। आधे घंटे का कॉन्सेप्ट है ये आधे घंटे का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट के अंदर मैं बता दूं, आप देखोगे जिसके अंदर रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज और नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज, इसमें दैट और व्हाट कब यूज होते हैं किसी क्लोज के अंदर। आधे घंटे का 30 मिनट का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगर सिखाऊंगा तो वीडियो जो है 1 घंटे की हो जाएगी। अगर आप बोलोगे कमेंट बॉक्स में, अगर आप बोलोगे मुझे ये कॉन्सेप्ट सीखना है, तो उन्हीं लोगों के लिए मैं स्पेशल वीडियो बना सकता हूं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं लोगों को ज्ञान मिलेगा जिनको जो ज्ञान की इज्जत करना जानते हैं। तो यहाँ पे देखो बता देता हूं मैं फटाफट से, यहाँ पे आंसर होगा आपका, आपको व्हाट ड्रॉप करना होगा और व्हाट की जगह आप लिखोगे दैट, बिकॉज द करेक्शन इन्वॉल्व्स व्हाट टू दैट, ये तो आपकी करेक्शन होगी। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर, रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज एंड नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज। तो यहाँ पे आप जो दैट वर्ड यूज हुआ है वो रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज के अंदर आपको दैट यूज करना पड़ता है। जहां पे भी जिस क्लोज का मीनिंग या फिर जिस क्लोज के अंदर नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोज होती है वहां पे हम बट का यूज करते हैं। मैं बता दूंगा आपको, अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट सीखना है। आधे घंटे का कॉन्सेप्ट है। नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर दिस ही मेड नो फार्दर रिमार्क्स। ध्यान से देखना, फार्दर और फर्दर दोनों के बीच में कंपैरिजन क्या होते हैं। अब जो फार्दर होता है
ये फिजिकल डिस्टेंस के लिए यूज होता है, लेकिन फर्दर जो होता है ये एब्स्ट्रैक्ट सेंस के लिए यूज होता है, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट सेंस यहाँ पे चाहिए होती है। आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स, तो यहाँ पे किसी फिजिकल डिस्टेंस का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो ये गलत यूज हुआ है, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस फार्दर को रिप्लेस करना होगा इस फर्दर से। तो आंसर वुड बी आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, आई कुड नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। आपको एक डायरेक्शन दी गई है कि आपको एबल टू का यूज करके नया सेंटेंस बनाना है, और ये जो क्वेश्चन है ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का एक क्या है, टाइप है। दिस इज अ टाइप ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान से देखो इसको। और इसमें देखिए जो कुड होता है और एबल होता है, दोनों ही क्या दिखाते हैं, कुड और एबल दोनों ही एबिलिटी को दिखाते हैं, राइट। कुड भी एबिलिटी को दिखाता है और एबल भी क्या दिखाता है, एबिलिटी को। दोनों को एक साथ नहीं यूज कर सकते। अगर आप में से किसी ने ये सोचा है कि मैं आई विल राइट आई कुड नॉट एबल टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, गलत होगा। कुड और एबल दोनों ही एबिलिटी को दिखाते हैं, दोनों को एक साथ नहीं यूज कर पाओगे। सो यू नीड टू राइट, आपको कुड ड्रॉप करना होगा, उसकी जगह एबल लिखना होगा। कुड ड्रॉप करना होगा, उसकी जगह आपको एबल लिखना होगा। आंसर होगा आपका आई एम नॉट एबल टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। आई एम नॉट एबल टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, ही विल नॉट पे अनलेस ही इज कंपेल्ड। ही विल नॉट पे अनलेस ही इज कंपेल्ड। आपको डायरेक्शन दी गई है, आपको सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या करना है, चेंज करना है। तो सिंपल सेंटेंस होता क्या है, सिंपल सेंटेंस के अंदर एक ही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, एक ही वर्ब होती है और एक ही ऑब्जेक्ट होता है, राइट। ये है डेफिनेशन सिंपल सेंटेंस के अंदर कोई भी कंजंक्शन का यूज नहीं करते। सो सिंपल सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट भी नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज को उसने क्या किया है, थोड़ा एक्सप्लेन किया है। उसके बाद एग्जांपल आप देखोगे इंडिपेंडेंट क्लॉज के, द सन सेट्स इन द वेस्ट, आई लव टू रीड। यहाँ पे कोई कंजंक्शन नहीं दिख रहा आपको, एक ही सब्जेक्ट है, देख लेना, एक ही सब्जेक्ट है द सन, एक ही वर्ब है सेट्स, और इन द वेस्ट क्या हो गया, उसका प्रेडिकेट हो गया, राइट। आई लव टू रीड, यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, और इसके बाद ये क्या हो गया, टू रीड, ये इन्फिनेटिव हो गया, राइट। तो इसमें आप देखोगे सिंपल सेंटेंस में करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंजंक्शन ड्रॉप करना होगा। यहाँ पे आप देखिए कंजंक्शन देखिए, ही विल नॉट पे अनलेस ही इज कंपेल्ड। ध्यान से देखिए, ही विल नॉट पे अनलेस ही इज कंपेल्ड। तो इसमें अगर दोबारा से क्वेश्चन को देखें तो अनलेस जो है, अनलेस एक कंजंक्शन भी होता है और अनलेस एक प्रीपोजिशन भी होती है, ठीक है। अनलेस जब एक प्रीपोजिशन होती है तो उसका मीनिंग होता है एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट ऑन द कंडीशन। तो जब भी अनलेस ऐसे प्रपोजिशन काम कर रही होती है तो उसका मतलब होता है एक्सेप्ट ऑन द कंडीशन। जब अनलेस ऐसे कंजंक्शन काम कर रहा होता है तो उसके बाद आपको एक क्लोज लिखनी पड़ती है, जो कि क्लोज यहाँ पे दिख रही है, ही इज कंपेल्ड, राइट। तो हम क्या करेंगे, अनलेस का फायदा उठाएंगे, इसको एज ए प्रपोजिशन हम यूज करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट अगर हम देखें कंपेल्ड ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ही विल नॉट पे अनलेस कंपेल्ड, ठीक है, अनलेस कंपेल्ड। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, माई कैप्टर्स वर टेकिंग मी टू प्रिजन। पैसिव में चेंज करना है। पैसिव में आपको पता है कैसे चेंज करते हो, सब्जेक्ट को आप एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हो और ऑब्जेक्ट को एज एन सब्जेक्ट ट्रीट करते हो, और वर्ब की फॉर्म के साथ मतलब बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज करते हो, तो आपका एक्टिव टू पैसिव हो जाता है। यहाँ पे आप देखोगे मी क्या बन जाएगा, आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, माई कैप्टर आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वर टेकिंग को आपको पैसिव के अंदर चेंज करना है, तो क्या होगा, आई वर टेकिंग। इसका आंसर अगर हम देखें, अगर इसका आंसर देखें तो इसका आंसर होना चाहिए आई वर बीइंग टेकन, आई वर बीइंग टेकन टू प्रिजन बाय माय कैप्टर्स। लेकिन इसमें जो है, इसके आंसर में गलती मुझे दिख रही है, तो वर के बाद बीइंग आना चाहिए। मैं बताता हूँ बीइंग क्यों आना चाहिए, क्योंकि जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, हमारा जो सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस के अंदर जो अगर आप देखोगे वो हमारा कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर है, ठीक है, वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर। तो जब भी मैंने आपको बोला था, जब भी आप एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हो और फिर पैसिव टू एक्टिव चेंज करते हो, आप टेंस चेंज नहीं करोगे। टेंस है इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, तो आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही इसको लिखना पड़ेगा। सो आई वर बीइंग टेकन टू प्रिजन बाय माय कैप्टर्स,
ये आपका आंसर बनेगा। यू कैन नॉट चेंज द टेंस। अगर किसी ने वर के साथ सिर्फ टेकन लिखा है तो वो गलत है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आप इसको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज हु वुड एक्सपेक्ट दैट हरी वुड बी सो स्टूपिड। बाद में इंटरोगेटिव मार्क इसमें लगाया है और इसमें बोला है कि ये आपको नेगेटिव सेंटेंस के अंदर चेंज करना है। तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर तो चेंज कर लेंगे, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव भी रहेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, इंटरोगेटिव नहीं होना चाहिए? तो ये थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहिए था यूपीएससी को कि चेंज इनटू नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस और सिंपल नेगेटिव सेंटेंस। हालांकि हम क्या करेंगे, सेंटेंस जो है नेगेटिव मतलब इंटरोगेशन के अंदर दिया हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसको हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर ही चेंज करेंगे। ठीक है, तो आपका अगर आंसर देखें तो नेगेटिव लगाना है आपको। हम क्या कर सकते हैं, कुड के बाद कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नॉट लिख सकते हैं, हु कुडंट एक्सपेक्ट दैट हरी वुड बी सो स्टूपिड। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, चेंज करोगे हु कुड नॉट एक्सपेक्ट। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हो, राइट, यू कैन राइट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑल्सो, और आप सिंपल भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बेटर रहेगा, हु कुड नॉट एक्सपेक्ट दैट हरी वुड बी सो स्टूपिड। एक और इसका लिखने का तरीका हो सकता है जो कि ये है, जिसमें हम देखेंगे नो वन कुड हैव एक्सपेक्टेड दैट हरी वुड बी सो स्टूपिड। नो वन, जहाँ पे हम देखें डिफरेंट डिक्शनरीज ने क्या दिया है, अपनी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बोला है, जहाँ पे कैम्ब्रिज डिक्शनरी बोलती है कोई भी नेगेटिव सेंटेंस जब आप बनाते हो तो उसमें कोई फ्रेज होना चाहिए जो कि आप दिखेगा नॉट से, नो से, नेवर और नथिंग, इस तरह के वर्ड किसी सेंटेंस के अंदर दिखेंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन कॉलिंस डिक्शनरी के अंदर आप देखोगे उन्होंने बोला है कि नेगेटिव क्लॉज कंटेन्स अ वर्ड सच एज नॉट, नेवर और नो वन, ये भी आपका नेगेटिव सेंटेंस के अंदर ही आएगा। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है, जिसके अंदर आपको दिखे कि कोई एक्शन नहीं हुआ है, दैट सम एक्शन इज नॉट हैपनिंग, समथिंग नो लॉन्गर एग्जिस्ट, और दैट अ सब्जेक्ट डज नॉट पोजेस अ पर्टिकुलर क्वालिटी। समझ में आ गया? तो नो वन से भी बना सकते हो, लेकिन इसका जो मीनिंग है थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होगा, बट दिस इज मोर सुटेबल। ये पहले वाला जो मैंने आपको बताया ही ज़्यादा सुटेबल है, इसको दिमाग में रखना। नेक्स्ट एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट इज शी टोल्ड मी दैट शी वुड स्पीक टू मी द फॉलोइंग डे। ये आपको डायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना है। हालांकि जो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर है, और इनडायरेक्ट स्पीच को आपको डायरेक्ट के अंदर चेंज करना पड़ता है। कुछ बेसिक थंब रूल होते हैं जब आप इनडायरेक्ट को डायरेक्ट के अंदर चेंज करते हो। पहला, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है और रिपोर्टिंग स्पीच होती है। ठीक है, ये आपकी पहले वाला रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, दिस इज अ रिपोर्टिंग वर्ब, और ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर क्या चेंज आएगा, जहां पे टोल्ड लिखा हुआ है वहां पे आपको क्या चेंज करना होगा, टोल्ड की जगह से लिखना होगा। ठीक है, लेकिन टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे आप सैड यूज कर सकते हो। ठीक है, पास्ट में ही रहना चाहिए उसको। सो योर आंसर वुड बी शी सैड आई विल स्पीक टू यू टुमारो इज द डायरेक्ट स्पीच का वर्जन है। इसमें एक चीज और दिमाग में रखनी है, दैट कंजंक्शन को ड्रॉप करके आप क्या यूज करोगे, कॉनोटेशन यूज करोगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का यहाँ पे यूज करोगे। उसके बाद शी जो है, जो कि थर्ड पर्सन है, वो चेंज होगा किसमें, फर्स्ट पर्सन के अंदर, और वुड जो टेंस है वो पास्ट टेंस को दिखाता है, तो एक टेंस आपको आगे जाना पड़ेगा प्रेजेंट की तरफ। तो यहाँ पे विल यूज करोगे, वुड को चेंज करके स्पीक टू यू द फॉलोइंग डे को चेंज करना होगा टुमारो के अंदर। ठीक है, अगर यही आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में पूछा जाता तो यही चेंजेस आते। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हो हम बैकवर्ड जाते हैं, पास्ट में जाते हैं, विल को वुड में चेंज करते हैं, टुमारो को फॉलोइंग डे लिख देते हैं। ठीक है, आई को शी में, मतलब थर्ड पर्सन में चेंज हो जाता है। दैट इज रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है डायरेक्ट सेंटेंस का, तो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है शी, तो इस हिसाब से आप देखोगे ये चेंज हो गया इसमें इनडायरेक्ट में, और ये इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज हो गया। ये बात आपके दिमाग में पड़ गई? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन के अंदर, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और कोई चीज़ ना समझ में आई हो, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के अंदर भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपका क्वेश्चन वहाँ से ले लेंगे। साथ में ही नया बैच जो है समाधान पेपर 2 का बैच जो है, जिसके अंदर बहुत डीपली चीज़ों को स्टडी किया जाता है, सुपरफ्लुअस रीडिंग नहीं होती, सुपरफ्लुअस चीज़ें डिलीवर नहीं की जाती, क्वालिटी कंटेंट होता है हमेशा, आप समझोगे जब आप इसका पार्ट बनोगे। नया बैच जो है दिसंबर के फर्स्ट वीक से शुरू हो रहा है। अगर आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।